बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 5 और आज का टास्क है जी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिट नंबर 5 का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन मीन्स अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन मीन्स अट्रैक्शंस एंड टोटली मीन्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आइजैक न्यूटन ने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया 1665 में, जब वो रिजॉल्व कर रहा था एक मिस्ट्री। वो सोच रहा था वाई प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, क्यों प्लैनेट्स सन के गिर्द घूमते हैं। इसी जब वो रिजॉल्व कर रहा था तो इसी दौरान एक सेब एप्पल फेल डाउन, नीचे की तरफ गिरा। और जब ये दरख्त के नीचे बैठा हुआ था तो एक ऊपर से सेब एप्पल्स नीचे की तरफ गिरा। तो इसने सोचा कि इसकी वजह क्या है। तो जब इसने इसकी वजह सोची तो उसने इसका नाम दे दिया ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसने इस कंसेप्ट को दे दिया ड्यू टू ग्रेविटी, कि अर्थ ने एक ग्रेविटी फोर्स अप्लाई की जिसकी वजह से वो एप्पल्स फेल डाउन हुआ, ना कि ऊपर की तरफ गया। तो इसी दौरान इसने एक लॉ इंट्रोड्यूस करवा दिया। वो लॉ क्या इंट्रोड्यूस करवाया कि एवरीबॉडी अट्रैक्ट द इन द यूनिवर्स, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट द एन अदर बॉडी विद द फोर्स। यानी एक जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कुछ ना कुछ जो फोर्स रखते हैं वो एक दूसरे से। मिसाल के तौर पर बड़ा जिस्म हमेशा छोटे जिस्म को अट्रैक्ट करेगा। आपके ज़हन में सवाल होता है तो एप्पल ने क्यों नहीं ज़मीन को अट्रैक्ट किया? हमेशा बड़ा जिस्म स्मॉल आ बिगर साइज ऑफ बॉडी अट्रैक्ट द स्मॉल साइज ऑफ बॉडी। इस एग्जाम्पल मैग्नेट की भी ले जा सकते हैं। अगर दो मैग्नेट मैं रखूँ तो आप खुद एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, तो ये होगा बिगर साइज़ ऑफ मैग्नेट होगा, वो स्मॉल साइज़ ऑफ मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इनके दरमियान क्या होती है? एक फ़ोर्स होती है जिसे फील्ड फोर्स कहा जाता है। इन फील्ड फोर्स की हदूद जिधर तक जाती है उसी हदूद में रह के वो दूसरे बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। रिजॉल्व ये था कि वाई प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। तो उसकी वजह उसने यही दी कि उनके पास भी एक ग्रेविटेशन फोर्स होती है, ड्यू टू ग्रेविटी होती है, जिसके तहत वो एक दूसरे के अंदर रिजॉल्व करते हैं। अब सवाल ये पता है कि सूरज ज़्यादा बड़ा होता है तो उसके अंदर अर्थ क्यों नहीं, अर्थ्स वगैरह प्लैनेट्स क्यों नहीं गिरते? तो वो केमिस्ट्री के कंसेप्ट रदरफोर्ड ने इसको कंप्लीट वाज़े बता दिया था। इसकी वजह क्या है कि इनके पास फिक्स एनर्जी होती है जो केमिस्ट्री के कंसेप्ट पे चले जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट वही है ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही ऐसा मुमकिन है कि किस तरह बॉडी दूसरे जिस्म को अट्रैक्ट करती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बाद इसने इंट्रोड्यूस करवाया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो बाद में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया गया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता था? एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स के अंदर जितनी भी जिस्मात हमारे पास मौजूद हैं, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एन अदर बॉडी everybody in the universe attract the another body with the force, which directly proportion होगा directly proportion to the product of masses but and inversely proportion to their square of distance between their center.
किसने इसने अपना लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया? एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, यानी इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी जिसामत रखने वाले जिसम है अट्रैक्ट करते हैं एन अदर बॉडी विद द फोर्स, एक फोर्स के जरिए। जो फोर्स क्या कहलाएगी? ग्रेविटेशन फोर्स कहलाएगी। जो फोर्स क्या कहलाएगी? ग्रेविटेशन फोर्स कहलाएगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैसेस, यानी मैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जितना ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा मास अट्रैक्ट होता जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं? एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस, और उनका डिस्टेंस कम होता जाएगा। मिसाल के तौर पर एक बॉडी यहाँ थी, एक बॉडी यहाँ थी। जब इस बॉडी ने इस बॉडी को अट्रैक्ट किया तो ये देखो जिसम पहले इधर था फिर इधर है, तो इनका डिस्टेंस पहले ज़्यादा था फिर उनका डिस्टेंस क्या होगा? कम। इसलिए उनका डिस्टेंस भी क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, यानी फोर्स लगने से डिस्टेंस में कमी आती है लेकिन जो प्रोडक्ट होता है मैस वो ज़्यादा हो जाता है। इसको यूं भी ड्रा किया जाता है, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स टू अनदर बॉडी अट्रैक्ट द विच अ फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव प्रोपोर्शन टू द मैसेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। उनके सेंटर से उनका डिस्टेंस क्या हो जाता है जी? कम हो जाता है। उसने टू मासेस कंसीडर किए, मैस 1 एंड मैस 2। तो इधर से फोर्स अट्रैक्ट कर रही है और एक इधर से फोर्स अट्रैक्ट कर रही है, एफ एंड माइनस एफ। यहाँ जो माइनस नेगेटिव साइन आपको शो हो रहा है इसका मतलब नहीं है कि फोर्स नेगेटिव है, इसका मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यानी एफ इस आउटवर्ड पे लग रही है, इसके जानब लग रही है, और ये फोर्स उसकी, यानी इसके ये ऑपोजिट है इसलिए इसको नेगेटिव साइन शो कर दिया। और जो इनका डिस्टेंस होगा यानी इधर से लेके इधर तक जो इनका डिस्टेंस होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, उतना ही डिस्टेंस उनका कम होगा। ये इसकी डायग्राम थी जिसको उसने बाद में इंट्रोड्यूस कराया, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी का स्क्वायर। इसको ड्राइव कर लें। इसको मैं यहाँ बना देता हूँ m1 एंड m2 f नेगेटिव f और d। उसके बाद क्या कहते हैं? इसकी डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन क्या कहती है? द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है m1 एंड m2, उनके प्रोडक्ट ऑफ द मैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, एंड फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से। जब इन दोनों को कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग करने से क्या होगा? हमारे पास ये इस टाइप पे लिखा जाएगा m1 m2 डिवाइड बाय डी का स्क्वायर। उसके बाद f डायरेक्टली प्रोपोर्शन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू m1 m2 डिवाइड बाय डी का स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा? इनको कंपेयरिंग के प्रोपोर्शन कांस्टेंट है, इसको मैं ख़त्म करूँगा, f इज़ इक्वल टू जी। जब प्रोपोर्शन का साइन खत्म होता है कोई ना कोई कांस्टेंट वजूद में आ जाता है जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट, क्योंकि ड्यू टू द ग्रेविटी आ रहा है तो इसलिए इसको ग्रेविटेशन कांस्टेंट कह दिया गया, m1 m2 ओवर डी का स्क्वायर, जो उसने इंट्रोड्यूस करवाया हमारे पास एक कंसेप्ट। हेयर जी इज़ द ग्रेविटेशन कांस्टेंट, हेयर जी इज़ अ gravitational constant and its value is 6.673 multiplied by 10 की रेज़ पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड kg माइनस 2। क्या वैल्यू है जी इसकी? 6.673 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड kg पर स्क्वायर। ये इसने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जो इसकी वैल्यू एवरीवेयर हर जगह g की वैल्यू जो ग्रेटर देन g पर है, g की वैल्यू है जो ग्रेविटेशन फोर्स है अर्थ की, वो क्या रहेगी? हमेशा g की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर माइनस 11। उसके बाद इसका कंसेप्ट में न्यूटन लॉ जो अप्लाई होते थे उनका क्या किरदार है? तो न्यूटन लॉ जो था हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन था कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है,
हर एक्शन का रिएक्शन होता है बट ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, मीन्स दैट एवरी एक्शन देयर ऑलवेज इन इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये देखो एवरी एक्शन ऑलवेज भी इक्वल, इनके जो एक्शन होंगे इक्वल होंगे बट इनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो इस पर कौन सा लॉ हमारे पास कर रहा है जी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कहता था कि एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इधर यही हिसाब है हमारे पास कि एवरी बॉडी, जो एक बॉडी है दूसरी बॉडी एंड दो जिसम है, एक दूसरे के ऊपर जो लगने वाले इनके एक्शन है सेम है, एक तरफ से इधर से एक्शन लग रहा है, एक तरफ से इधर एक्शन लग रहा है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। इसकी उसके बाद डिपेंडेंट आती है, ये डिपेंडेंट किस पे करता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी हमने सिर्फ देखा एक मास के ऊपर डिपेंड करता है और ओबे या स्क्वायर लॉ के ऊपर। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड अपॉन इसकी डिपेंडेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है जी, फर्स्ट डिपेंड करता है जी प्रोडक्ट की मासेस, एंड सेकंड डिपेंड करता है इट ओबे अ स्क्वायर ऑफ लॉ, स्क्वायर लॉ। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डिपेंडेंट थी। और आगे चलते हैं जी, इसके बाद आती ग्रेविटेशन फील्ड। ग्रेविटेशन फील्ड, व्हाट इज़ अ ग्रेविटेशन फील्ड? ग्रेविटेशन फील्ड होती है कि इट अज्यूम दैट द ग्रेविटेशन फील्ड एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ। जो अराउंड अर्थ है, ये अर्थ है, तो ये जिस्म को अट्रैक्ट करती है, जो इसके गिर्द एक फील्ड फोर्स होती है और इसकी एक हद होती है, अगर इससे बाहर चले जाएगा तो वो अट्रैक्शन इसकी ख़त्म हो जाएगी, ये जिस्म को अट्रैक्ट करना ख़त्म कर देगी। तो ये जो होगी हमारे पास, ये क्या कहलाती है जी, ग्रेविटेशन फील्ड कहलाती है। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल देके आपको अभी ड्रा करवाता हूँ, आपको समझाता हूँ। ग्रेविटेशन फील्ड में फार्मूला देते हैं जी, F = G/m/e/r का स्क्वायर। m इधर क्या है जी, मैस ऑफ द अर्थ है, e डिनोट कर रहा है अर्थ को, तो ये मैस ऑफ द अर्थ है, एंड r क्या है जी, रेडियस द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। उसके बाद इसकी एग्जांपल ऐसे है, मिसाल के तौर पर अर्थ की भी एक फील्ड फोर्स सेलेक्ट होती है, मखसूस होती है। अगर उसे हद से, यानी इस हद से मैं बाहर चले जाऊंगा तो ये अट्रैक्शन नहीं करेगी किसी जिसामत को। मिसाल के तौर पर एक मैग्नेट है, इसकी हद इतनी ही होगी, मिसाल के तौर पर अगर इधर कोई जिस्म होगा तो आसानी से अट्रैक्ट करना चाहिए। जिस तरह इस जिस्म को मैं दूर करता जाऊंगा, इसकी अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, इसकी जो फील्ड लाइन फोर्स होती है, जो ये फील्ड ऑफ लाइन फोर्स होती है, जो इसको अट्रैक्शन करने की इसकी जो फोर्स होती है, मिसाल के तौर पे इधर मैं कोई आयरन रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी लगेगी, जो मैग्नेटिक फील्ड, इसी तरह ग्रेविटेशन फील्ड यानी अर्थ की भी एक फील्ड फोर्स होती है जो दूसरे बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसा एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इनकी भी एक मखसूस होती है फील्ड्स। मिसाल को तो इस जिस्म को इधर तक उठा के इधर ले आऊँगा तो इसकी फील्ड फोर्स हद इतनी थी तो इसको नहीं, इसको ट्रैक करेगी। तो जहाँ इसकी फील्ड ऑफ फोर्स होती है, ये जो एरिया होता है, इसको कहते हैं ग्रेविटेशन फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ अर्थ की क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशन फील्ड। तो इससे इन्होंने कंसीडर किया, इट अज्यूम डैट द ग्रेविटेशन फील्ड एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ, यानी अर्थ के गिर्द ये घूम रही होती है। जिस तरह इससे दूर जाते जाएंगे इसकी ग्रेविटेशन फील्ड कम होती जाएगी, एक वक्त आएगा ग्रेविटेशन फील्ड ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह इससे फर्दर अवे जाते जाएंगे, फर्दर एंड फर्दर अवे जाते जाएंगे, उस तरह इसकी ग्रेविटेशन फील्ड ख़त्म होती जाएगी। और जिस तरह इसके करीब आते जाएंगे इसकी ग्रेविटेशन फील्ड इंक्रीज़ करती जाएगी, उतनी तेज़ी से अपने जिस्म को अट्रैक्ट करतेगी। इसकी मिसाल ऐसे, एक बॉल्स को ऊपर की तरफ वेलोसिटी की तरफ जा रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। और जिस तरह वो नीचे की तरफ मूवमेंट करती है, यानी अर्थ की तरफ, ग्रेविटी की तरफ मूव करती है, तो उसकी वेलोसिटी उतनी ही स्पीड की तरफ मूवमेंट करती है। उसके बाद आता है जी फील्ड, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ वो होती है एक जिस्म पे लगाई गई फोर्स,
उसकी फील्ड एक जिस्म के ऊपर लगाई गई, यानी इस जिस्म के ऊपर एक बॉडी रखी है, ये तो इधर की तरफ इधर की तरफ इधर की तरफ ये ट्रैक्शन कर रही थी, लेकिन वो फोर्स जिस जिस्म की तरफ लगी है उसको कहते हैं इसकी फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। इसको यूँ किया जा सकता है द ग्रेविटेशन फील्ड या ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई ऑन अ पर यूनिट मास, अप्लाई ऑन अ यूनिट मास, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ कहलाएगी। और इसकी भी वैल्यू होती है जी हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ क्या होती है हमारे पास 10 न्यूटन kg-1। तो आज का हमारे पास इतना ही था, तो इंशाल्लाह बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जज़ाकल्लाह खैर।